26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 27 साल पहले एक भाषण हुआ था जिसे सुनने के बाद आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे, और अगर आपने उसकी असली रिकॉर्डिंग आज देख ली तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। इस वीडियो में वो अनसुनी बातें हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो अभी नहीं देखा तो शायद आप वो एक ऐतिहासिक सच कभी नहीं जान पाएंगे जिसने एक साधारण इंसान को प्रधानमंत्री बनने की दिशा में मोड़ दिया। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये देशभक्ति का वो विस्फोट था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना हथियार, बिना ओहदे, सिर्फ इरादे के दम पर आतंकवाद के मुंह पर तमाचा मार दे? ये कहानी है एक ऐसे आम इंसान की जिसने सिर्फ एक भाषण से डर के सन्नाटे को चीर दिया था। और हाँ, इस वीडियो का वो हिस्सा जहां वो भाषण प्ले होता है, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या आंखें भर आएं। इसलिए अब हटना मत। 26 जनवरी 1992 की सुबह थी और श्रीनगर का लाल चौक युद्ध भूमि बन चुका था। चारों तरफ धमकियां, दीवारों पर पोस्टर, जिसने मां का दूध पिया है वो आए। देश थम गया था, पर एक आदमी उठा, न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, सिर्फ एक कार्यकर्ता। उसका नाम नरेंद्र मोदी। अब सोचिए, कौन होता है ऐसा इंसान जो जान की बाजी लगाकर तिरंगा लेकर खड़ा हो जाए? और असली ट्विस्ट, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही इंसान एक दिन भारत का सबसे ताकतवर नेता बनेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं बताएंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का, मगरमच्छ को गोद में उठाकर खेलने वाला बच्चा, आखिर कैसे देश के सीने पर खड़ा हुआ और कहा, अब लाल चौक में तय होगा कि किसने मां का दूध पिया है। रुको, क्योंकि जो आगे आएगा वो तुम्हें सिर्फ बताएगा नहीं, तुम्हें महसूस कराएगा। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 26 जनवरी 1992 की सुबह थी। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन कश्मीर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रीनगर का लाल चौक, जो आम दिनों में आवाजाही और रौनक से भरा रहता था, उस दिन वीरान और भयभीत था। आतंकवादियों ने दीवारों पर पोस्टर चिपका रखे थे, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक आकर तिरंगा फहराए, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे, वो एक खुला चैलेंज था, एक ऐसी चुनौती जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया सिवाय एक आदमी के, नरेंद्र मोदी। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री, वो सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता थे, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। 24 जनवरी को एक सभा में उन्होंने ललकारा, 26 जनवरी को लाल चौक में तय होगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। ये शब्द गूंजे नहीं, गरजे, और आतंक की उस चुप्पी को चीरते हुए पूरे देश में एक सनसनी फैल गई। उस दिन देश ने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति बिना पद के, बिना सत्ता के, सिर्फ अपने जज्बे से पूरे सिस्टम को झकझोर सकता है। 26 जनवरी की सुबह लाल चौक चारों तरफ से घिरा था। आतंकवादी छिपे बैठे थे, स्नाइपर्स तैनात थे, एक रॉकेट भी दागा गया जो कुछ ही मीटर दूर गिरा। गोलियां चली, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने जब उस तिरंगे को फहराया तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं लहरा रहा था, वो हिम्मत, इरादा और भारत की आत्मा का प्रतीक बन चुका था। 17 मिनट तक चले उस कार्यक्रम में कार्यकर्ता छाती ताने खड़े रहे। न कोई डर, न कोई झिझक, सिर्फ एक ही भावना थी, मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन तिरंगे का अपमान ना हो। उस दिन लाल चौक पर सिर्फ एक झंडा नहीं फहराया गया, वहां भारत की आत्मा ने आतंकवाद को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। 1992 में नरेंद्र मोदी का नाम देश भर में कोई खास नहीं जानता, ना वो सांसद थे, ना कोई राज्यसभा के सदस्य, और ना ही किसी सरकार में मंत्री। वो बस भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक साधारण प्रचारक थे। ना उनके पास सुरक्षा थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, और ना ही कोई मीडिया कवरेज, लेकिन फिर भी वो उस वक्त की सबसे खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करते हैं। लाल चौक, श्रीनगर, यहाँ से शुरू होती है उस आम कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उस दौर में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी निष्ठा। वे हर काम को 100% समर्पण के साथ करते थे। पार्टी का झंडा उठाना हो या रात रात भर पोस्टर चिपकाना, मोदी हर जगह सबसे आगे रहते। उनके भाषण लंबे नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी बोलते वो लोगों के दिल में उतर जाता। मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता जब कन्याकुमारी से लाल चौक की एकता यात्रा पर निकले तो नरेंद्र मोदी को उन्हें संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यह
सादा कपड़े पहनने वाला, कम बोलने वाला इंसान उस यात्रा का सबसे साहसी चेहरा बन जाएगा। जब जान की धमकियां आने लगी तो बहुत से लोग पीछे हटने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने न तो अपने पद का सोचा, न जान की फिक्र की, सिर्फ एक लक्ष्य था, लाल चौक पर तिरंगा लहराना है, चाहे जो भी हो। आज जब हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि उनकी कहानी सत्ता से शुरू नहीं हुई थी। वह कहानी शुरू हुई थी मैदान में, संघर्ष में, और उस एक पल में जब एक आम कार्यकर्ता इतिहास के सबसे खतरनाक मोर्चे पर देश का चेहरा बन गया। वडनगर, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा, यहीं से शुरू होती है नरेंद्र मोदी की कहानी। एक मिट्टी से सना हुआ गांव, एक तंगहाली से भरा घर, और उस घर में जन्मा वो लड़का जिसने आगे चलकर इतिहास रच देना था। मोदी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। छोटी उम्र से ही नरेंद्र सुबह सुबह उठकर पिताजी की मदद करने स्टेशन जाया करते। ट्रेन रुकती और वो डब्बों में चढ़कर चाय चाय की आवाज लगाते। एक हाथ में केतली, दूसरे में उम्मीद। लेकिन इस बच्चे के सपने चाय की भाप में नहीं घुले। उन्हें तो कुछ और ही दिखता था, कुछ बड़ा, कुछ महान। एक बार की बात है, स्कूल के पास की झील में मोदी को एक मगरमच्छ का बच्चा मिला। 8 साल का वो लड़का बिना डरे उस मगरमच्छ को उठाकर घर ले आया। माँ हीराबेन ने जब देखा तो डर से चीख उठी। उन्होंने डांटकर मोदी को समझाया कि ये सही नहीं है। मोदी ने बिना बहस किए मगरमच्छ को वापस झील में छोड़ दिया। लेकिन उस दिन सबने समझ लिया, ये लड़का अलग है। स्कूल में वो पढ़ाई में औसत थे, लेकिन नाटकों और भाषणों में अव्वल। उन्हें मंच से बोलने का जुनून था। चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा, वो अपनी भूमिका में पूरी तरह ढल जाते। शायद यहीं से नेतृत्व की पहली चिंगारी जली थी। पढ़ाई के साथ साथ वो लाइब्रेरी जाते, पुराने अखबार और इतिहास की किताबें पढ़ते। उनका सबसे पसंदीदा विषय था भारत का स्वाधीनता संग्राम, और सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। उनका पहनावा सादा होता लेकिन साफ सुथरा, जूते पॉलिश किए हुए, कुर्ता प्रेस किया हुआ। गरीबी ने उन्हें झुका नहीं दिया, बल्कि स्वाभिमान सिखाया। मोदी का बचपन सिर्फ संघर्षों की कहानी नहीं है, यह उस मन की कहानी है जो हर चोट से और मजबूत होता गया। वो मिट्टी में खेला जरूर, लेकिन वक्त ने उसे पत्थर बना दिया। वो पत्थर जो आगे चलकर देश की नींव का हिस्सा बना। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आगे का रास्ता धुंधला होता है, लेकिन भीतर की आवाज कहती है, चलो खोजते हैं कुछ ऐसा होते जो अभी छुपा है। ऐसी ही एक तलाश में किशोर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद घर वालों को बिना बताए वो निकल पड़े। न किसी से विदा ली, न कोई ठिकाना तय किया। सिर्फ एक लक्ष्य था, आध्यात्म। पहला पड़ाव था रामकृष्ण मिशन। वहां संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। वजह, मोदी ग्रेजुएट नहीं थे और मिशन के नियमों में यह अनिवार्य था। जहां कोई और निराश होकर लौट जाता, मोदी ने रास्ता बदल लिया। मंजिल नहीं, वो चल पड़े हिमालय की ओर। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाओं में सन्नाटा और एकांत में खुद से मिलने की कोशिश। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे साधु से जिसने उनका जीवन बदल दिया। साधु ने उनसे कहा, बालक नरेंद्र, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, तपस्या का जीवन, जहां तुम आर्षि बनोगे। दूसरा, संसार का जीवन, जहां तुम राजा अर्ष बनोगे। लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरा रास्ता चुना है। मोदी कुछ पल के लिए मौन रहे। भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन जैसे ही साधु की बात पूरी हुई, मानो किसी ने उनके भाग्य की किताब का एक पन्ना खोल दिया हो। उस दिन उन्होंने ठान लिया, अब लौटना है, लौटकर देश के लिए जीना है। हिमालय की वो यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं थी, वो आत्मा की यात्रा थी। उस यात्रा में उन्होंने खुद को खोया नहीं, खुद को पाया था, और उसी पहचान के साथ उन्होंने वापसी की, ताकि वो जीवन को तपस्या बनाकर राष्ट्र सेवा में लगा सके। वर्ष था 1992। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त वहां पहुंचे थे। उन्हीं में से एक थे नरेंद्र मोदी। न किसी विशेष पहचान के साथ, न किसी सरकारी पद के साथ, बस एक साधारण स्वयंसेवक। वो नंगे पांव चुपचाप अपने 2-4 साथियों के साथ उस तंबू तक पहुंचे जहां राम लल्ला विराजमान थे। मिट्टी पर बिछे चादर, पतली सी दीवारें और उनके सामने प्रभु श्री राम का बाल रूप। मोदी चुपचाप खड़े रहे, भावुक आंखों से राम लल्ला को देखा। उस क्षण जो महसूस किया वो शायद शब्दों से परे था, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली, हे प्रभु, जब तक आप भव्य मंदिर में नहीं विराजमान होते,
मैं दोबारा आपके दर्शन के लिए नहीं आऊंगा। कोई मीडिया वहां नहीं था, कोई घोषणा नहीं हुई। यह प्रतिज्ञा किसी राजनीतिक मंच से नहीं, आत्मा से निकली थी। वक्त बीतता गया, देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, अदालतों में लटकता रहा, पर नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने बार बार अयोध्या जाना टाल दिया, जबकि उनके पास सब अधिकार थे। और फिर आया 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन। राम लल्ला अब किसी तंबू में नहीं थे, वह अपने भव्य मंदिर में विराजमान थे और उनके सामने खड़े थे नरेंद्र मोदी, अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन चेहरे पर वही विनम्रता, वही भावुकता। उन्होंने मंच से कहा, राम भारत की आत्मा है, राम भारत की चेतना है। ये भाषण नहीं था। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। यह उस प्रतिज्ञा की पूर्णता थी जो 31 साल पहले एक साधारण भक्त ने ली थी। आज भी जब वो वीडियो देखा जाता है तो लोगों की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस आस्था की कहानी है जो कभी झुकी नहीं, और उस नेता की कहानी है जिसने सत्ता में रहकर भी अपनी श्रद्धा को राजनीति से ऊपर रखा। साल था 1975। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। विपक्ष के नेता जेलों में बंद कर दिए गए, अखबारों पर ताले जड़ दिए गए और लोकतंत्र को सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। उस दौर में भी नरेंद्र मोदी कोई बड़ा नेता नहीं थे, न संसद में उनकी आवाज थी, न किसी मंत्रालय का दरवाजा उनके लिए खुला था। लेकिन फिर भी वो बन गए उस संघर्ष का गुमनाम योद्धा जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए खुद को छिपा लिया, शब्दों से नहीं, वेश से। मोदी ने पहचान बदल ली। सरदार के गेटअप में निकलते, कभी साधु बनकर रेलवे स्टेशनों पर उतरते, तो कभी पत्रकार का रूप लेकर पोस्टर बांटते। वह भूमिगत हो गए, लेकिन एक दिन के लिए भी संगठन से कटे नहीं। उनका काम था सूचना पहुंचाना, गुप्त बैठकों का आयोजन करना और यह सुनिश्चित करना कि आंदोलन की लौ बुझने न पाए। अक्सर वह रात भर जागते, कभी पेड़ों के पीछे छुपते तो कभी गुफाओं में शरण लेते, लेकिन उनके चेहरे पर कभी डर नहीं दिखा, सिर्फ तपस्या का तेज। एक बार पुलिस ने उन्हें पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वेश बदलकर बचाव किया और पूरे नेटवर्क को खबर कर दी। ये फिल्म जैसी कहानी नहीं है, ये उस सच्चे कार्यकर्ता की कहानी है जिसने हर कदम पर देश के लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। आपातकाल ने भारत को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे गुमनाम सेनानियों ने उसे टूटने नहीं दिया। और यही कारण है कि जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं होता, उसमें वो दर्द होता है जो उन्होंने अंधेरे में जिया था, वो संघर्ष होता है जो उन्होंने बिना नाम के लड़ा था, और वो तपस्या होती है जिसे आज भी वो संगठन की आत्मा मानते हैं। कभी एक चाय बेचने वाला लड़का, फिर आरएसएस का प्रचारक, फिर लाल चौक पर जान की परवाह किए बिना तिरंगा लहराने वाला एक साहसी कार्यकर्ता, और आज भारत का प्रधानमंत्री। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये उस इंसान की जिंदगी है जिसकी हर कहानी में देशभक्ति की गहराई है और तपस्या की ऊंचाई। 1992 में जो शब्द उन्होंने लाल चौक पर कहे थे, अब फैसला होगा किसने मां का दूध पिया है, वो सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, वो उनके जीवन के स्वभाव का बयान था। डर से लड़ना, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना और देश को अपने अस्तित्व से ऊपर मानना, यही नरेंद्र मोदी की पहचान रही है। उनकी जिंदगी में एक नहीं, कई मोड़ आए। संगठन के भीतर संघर्ष, विरोधियों की आलोचना, अंतरराष्ट्रीय दबाव, पर हर बार वो उसी जज्बे के साथ लौटे जिस जज्बे की शुरुआत उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हुई थी। आज जब वो विश्व मंच पर भारत की आवाज बनते हैं तो याद आता है कि यह ताकत पद से नहीं आई, यह ताकत तपस्या से आई है। वो तपस्या जो लाल चौक से शुरू हुई थी, राम लल्ला के तंबू तक पहुंची थी और हिमालय की चुप्पियों में पकी थी। उनका सफर सिर्फ सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का नहीं है, यह उस विचार का विस्तार है जिसमें हर भारतीय अपने भीतर एक नरेंद्र मोदी देख सकता है, जो संघर्ष करता है, हार नहीं मानता और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तिरंगे से तख्त तक का यह सफर केवल मोदी की कहानी नहीं है, यह नए भारत की कहानी है।
दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।